हेलो फ्रेंड्स। आज के करंट अफेयर में हम देखेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, होप्स मार्स मिशन, आत्मनिर्भर भारत अभियान और पासेस एक्सरसाइज। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इस वीडियो के अंदर वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। पहले भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। इसमें आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगा। ये आपके राइट्स को, जो कंज्यूमर होते हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। कंज्यूमर के राइट्स किस फील्ड में प्रोटेक्ट करता है? आप कोई सामान खरीदते हो या कोई सर्विस अवेल करते हो, तो वो आपको अगर ठीक नहीं लगती तो आप उसकी कंप्लेंट कहाँ कर सकते हो, उसके अगेंस्ट आप वॉइस कहाँ उठा सकते हो। तो उसके उसके असिस्टेंस में ये राइट तैयार किया गया है और 2019 काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया गया। अगर जैसे यहाँ लिखा गया हेल्प देम टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स थ्रू प्रोविजन सच एज, अब इसके अंदर दो चीज़ें ऐड किया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल और कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। ठीक है, तो इस एक्ट ने 1986 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को बिल्कुल रिप्लेस कर दिया है। बहुत सारी नई चीज़ें आई हैं इसके अंदर। देखिए, एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी होगी जो इन्वेस्टिगेशन करेगी कंज्यूमर राइट्स के वायलेशन की। अगर कोई कंपनी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देती है जिसमें बताया कुछ और जाता है, प्रोडक्ट निकलता कुछ है, या कोई ऑर्डर रिकॉल हुआ है, अनसेफ गुड है, मीन्स आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, वो पता चला आपको अनसेफ है, ऑर्डर आपने रिकॉल कर दिया, ठीक है, या कोई पेनल्टी इम्पोज करनी, तो ये सारा काम जो होगा वो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये 6 पॉइंट। ये 6 पॉइंट क्या है जो पूरी तरह से कंज्यूमर राइट को डिफाइन करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर। पहली चीज़ इसमें ये बोलता है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड रिगार्डिंग द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ये कंज्यूमर का अधिकार है कि उसको इस बात की पूरी जानकारी मिले कि उस प्रोडक्ट की या सर्विस की क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी कितनी है, प्योरिटी क्या है, स्टैंडर्ड क्या है और प्राइस क्या है उसका। ठीक है, दूसरा है राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर हैजर्डस। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी हेल्थ के लिए बहुत ख़राब होते हैं, हमें पता नहीं होता है। तो ऐसे प्रोडक्ट की मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं होगी और कंज्यूमर को इस चीज़ से प्रोटेक्ट रखा जाएगा। तीसरा है राइट टू सू द सेलिब्रिटी। आपने देखा होगा टीवी पे बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हों, चाहे स्पोर्ट्स से हों, चाहे वो टीवी थिएटर से हों, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, चाहे वो लगाने वाले हों, या खाने खाने वाले हों, या पहनने वाले हों। तो अब अगर वो उस किसी भी प्रोडक्ट की अगर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं आपको, और वो प्रोडक्ट वैसा नहीं निकलता है, उस प्रोडक्ट से नुकसान होता है या कुछ गलत हो जाता है, तो आप उस सेलिब्रिटी के ऊपर भी आप केस कर सकते हो। पहला सा प्रोविज़न नहीं था, पहले सिर्फ कंपनी के ऊपर केस होता था, लेकिन अब आप उस सेलिब्रिटी के ऊपर भी केस कर सकते हो। यानी कि अब सेलिब्रिटीज़ के लिए ये चीज़ अब टफ हो गई है। अब केक वॉक नहीं रहेगा, अब उनको खुद भी पहले रिसर्च करना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट क्या है, उसकी ऑथेंटिसिटी देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो एडवर्टाइजमेंट उसके लिए कर पाएंगे। तो आप सेलिब्रिटी को भी स्यू कर सकते हो कोर्ट के अंदर। चौथा पॉइंट ये है कि राइट टू सीक रीएड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर प्रॉफिट कमाने के चक्कर में बहुत सारे गलत काम किए जाते हैं, अनएथिकल वर्क किए जाते हैं, तो उसके अगेंस्ट भी आप कंप्लेंट कर सकते हो एज ए कंज्यूमर। फिफ्थ इज राइट टू बी एश्योर्ड टू एसेस वैरायटी ऑफ गुड्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइस। आपने बहुत एक चीज़ नोटिस की होगी, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो इंडिया में और विदेशों में सेम ही कंपनी के होते हैं, लेकिन डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ वैरायटी ज़्यादा होती है, यहाँ वैरायटी कम होती है। कई बार बड़े शहरों में वैरायटी ज़्यादा होती है, छोटे शहरों में वैरायटी कम आती है। तो आप इस चीज़ की भी कंप्लेंट कर सकते हो कि यानी कि आपके पास ये भी एक राइट है कि आपको भी वही वैरायटीज उसी प्रोडक्ट की मिले जो बाकी जगह मिल रही है, तो और कॉम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर। ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा उसका प्राइस पे करना पड़े, ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव प्राइस पर वो मिलना चाहिए। सिक्स ये है कि राइट टू क्लेम प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन अंडर द एक्ट ऑन अकाउंट ऑफ हार्म कॉज टू द कंज्यूमर ड्यू टू डिफेक्टिव प्रोडक्ट। मोस्टली ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट था, वो उसमें ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, आपने उसको यूज़ किया, उससे आपको नुकसान पहुंचा किसी भी तरह का, तो आप क्लेम कर सकते हो कंपनी के ऊपर, आप कंप्लेंट फाइल करके क्लेम ले सकते हो। ठीक है, तो अभी कंप्लेंट एरियाज़ क्या क्या, देखिए कंप्लेंट एरियाज़ जो है वो कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन को आप फाइल करेंगे तो वो किस किस एरियाज़ में हो सकता है। जैसे अनफेयर या रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस है, आप उस पर कंप्लेंट कर सकते हो। ओवर चार्जिंग, कोई ले रहा है आपसे ज़्यादा पैसे ले रहा है प्रोडक्ट की, उससे कंप्लेंट कर सकते हो। डिफेक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज है, उसके आप कंप्लेंट कर सकते हो, ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है। या फिर कोई हैजर्डस ऐसा कोई प्रोडक्ट आपको या सर्विस आपको ऐसा दे रहा है जिसमें आपकी लाइफ और आपकी सेफ्टी को बहुत ज़्यादा खतरा, तो आप कंप्लेंट कर सकते हो। इसमें एक चीज़ और गवर्नमेंट ने ऐड की, ई कॉमर्स। हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन बहुत सारा पॉलिसी, बाजार से पॉलिसीज़ खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। लाइक वाइज ऐसी बहुत सी चीज़ें हम परचेज़ करते हैं ऑनलाइन, तो उसमें ई कॉमर्स एंटाइटीज़ जितनी भी हैं उनको, अगर उनके पास कंज्यूमर अपनी कोई कंप्लेंट भेजता है नॉट सेटिस्फाइड विद द गुड्स और सर्विसेज, तो उन ई कॉमर्स कंपनीज़ को, उन एंटाइटीज़ को 48 घंटे के अंदर आपकी जो कंप्लेंट है, कंज्यूमर की जो कंप्लेंट है, उसकी एक्नॉलेजमेंट की रिसिप्ट करनी पड़ेगी विद इन 48 आवर्स फाइनली। ठीक है, और
1 महीने के अंदर अंदर उस कंप्लेंट का निपटारा करना पड़ेगा, यानी कि कस्टमर को रिलीफ देना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एक्नॉलेजमेंट। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है इसके अंदर। अगला करंट अफेयर है मार्स मिशन होप। देखिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है। और ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने इसमें पॉइंट लिखे हैं। पॉइंट्स और भी थे, लेकिन वो हमारे काम के नहीं थे, तो हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो काम किए वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मिशन जो है 2 मार्टिन ईयर्स का है। अब 2 मार्टिन ईयर्स क्या होते हैं? 1 मार्टिन ईयर धरती के 2 साल के बराबर होता है, तो वो 2 मार्टिन ईयर्स का है, तो यानी कि धरती की एज वो 4 साल के बराबर होगा। ये उस मिशन की लाइफ होगी। तो ये होप है, होप मिशन है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। आप इसमें ये भी पढ़ सकते हो कि अरब देशों के और कौन कौन से मिशंस हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है पासएक्स। पासएक्स एक्सरसाइज नेवल एक्सरसाइज है, जो अभी इंडिया और यूएस के बीच में हुई है। पासएक्स एक्सरसाइज को नॉन प्री प्लान एक्सरसाइज कहा जाता है। देखिए, ये एक एक्सरसाइज होती है जो पूरी प्लान की जाती है कि इतने महीने बाद हम इस तारीख को इस स्थान पर एक्सरसाइज करेंगे, ये प्रोसीजर होंगे। ये एक्सरसाइज होती है जिसमें कोई प्लानिंग नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, बस ये सडनली हो जाती है। इसको पैसेज एक्सरसाइज बोलते हैं। अभी ये जो यूएसएस निमिट्स और इंडियन नेवी वारशिप्स के बीच में मिडल ईस्ट में हुई है। एक्चुअली क्या है कि साउथ चाइना सी से यूएसएस निमिट्स अपने जो अपने साथ सहयोगी यूएसएस रोनाल्ड रीगन था, उससे एक्सरसाइज करके वापस अपने देश को जा रहा था। तो जब ये मिडल ईस्ट के क्रॉस हुआ, तो इंडिया और यूएस के बीच में ये बात हुई कि वी शुड डू सम एक्सरसाइज। तो ये कोई प्री प्लान नहीं था, तो ये सडनली एक एक्सरसाइज कर ली गई। और ये बाकी देशों के साथ भी, इंडिया ने जापान के साथ भी ऐसी एक्सरसाइज की है। तो इसको पैसेज एक्सरसाइज इसलिए बोलते हैं कि कोई साथ में गुजर रहा था, उसने कहा चलिए आइए हम एक्सरसाइज कर लेते, तो हम चले गए एक्सरसाइज करने। तो इट इज़ नॉट प्री प्लान। अगला है आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये आपने करंट पे पहले भी सुना होगा, लेकिन इसमें मेन चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं। ये लोकल इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए, यानी कि सेल्फ रिलायंट इंडिया को प्रमोट करने के लिए है, ताकि हम आत्मनिर्भर बने, दूसरों पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। पीछे कोविड में हमने देखा किस तरह से हमें चाइना ने पूरी दुनिया को अपने गुलाम बनाने की या अपने ऊपर डिपेंडेंट होने की कोशिश की थी। दूसरा इसमें आता है कि गवर्नमेंट ने इस आत्मनिर्भर भारत अभियान में 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, जो कि हमारे देश की जीडीपी का 10% है। आत्मनिर्भर भारत के 5 पिलर्स हैं: इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड। ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। इकोनॉमी आपकी अच्छी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका स्ट्रांग होना चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम या आपका अच्छा होना चाहिए, मेरे गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए और देश हित में होना चाहिए, प्रोटेक्टिव होना चाहिए। वाइब्रेंट डेमोग्राफी, आपकी डेमोग्राफी हमारे देश की बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है और बहुत ज़्यादा वो स्किल्ड होनी चाहिए, वो स्ट्रांग होनी चाहिए, वो कैपेबल होनी चाहिए, और डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए, नॉट इन हाउस बट आउटसाइड योर कंट्री आल्सो। आपके बॉर्डर्स के बाहर भी आपकी डिमांड प्रोडक्ट की ज़्यादा होनी चाहिए। ये 5 पिलर्स हैं आत्मनिर्भर भारत के, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आत्म भारत इनिशिएटिव है, आत्मनिर्भर भारत अभियान जो इनिशिएटिव है, ये एमएसएमई जो होती है, जैसे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, और जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ और एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज उन पर ज़्यादा फोकस्ड है। ये इसका पर्पज़ यही है कि वो इकोनॉमी को स्ट्रेंथ करना, लिविंग स्टैंडर्ड हमारे लोगों का और इम्प्रूव करना, ट्रेड डेफिसिट जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से होता है उसको इम्प्रूव करना, यानी कि उसको कम करना, और एक्सचेकर बैलेंस ऑफ द कंट्री, मीन्स हमारा जो मनी एक्सचेंज होता है जो आरबीआई के पास होता है, वो बैलेंस अच्छा रहे, वो कम ना हो, क्योंकि उससे काफ़ी हमारी इकोनॉमी को स्ट्रेंथ मिलती है। ये एक अलग इकोनॉमी का टॉपिक है, ठीक है। तो सेल्फ रिलायंस किस में होना है? मैन्युफैक्चरिंग में। इंपॉर्टेंटली मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हर एक स्फीयर कवर करना है, और हमें इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंस कम करनी है और अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है। अभी जैसे रिसेंटली करंट अफेयर था कि इस साल जून 2020 में 23% हमारा स्पाइसेस का एक्सपोर्ट बढ़ा है दुनिया के अंदर एज़ कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। तो ये एक्सपोर्ट बढ़ने से हमारे फ़ायदा होता है, ठीक है। अगर ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं चीज़ें, तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हम एक किस्म से मुश्किल आती है किसी भी देश को इकोनॉमी के अंदर इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को बूस्ट करने के लिए। तो ये आपको सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और इंपोर्ट्स के ऊपर अपनी डिपेंडेंस रिड्यूस करनी पड़ेगी। इसलिए आत्मनिर्भर भारत अभियान स्टार्ट हुआ, इसलिए मेक इन इंडिया था, इसलिए स्टार्टअप शुरू किए हैं, ताकि हमें बहुत बहुत बेसिक चीज़ों के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। जिस तरह से अभी हमें चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है, और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए, तो वो भी एक चिंता का बहुत सारा विषय है। तो ऐसी चीज़ों में हमें खुद अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर जैसे बेनिफिट होंगे? जैसे एमएसएमई है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ हैं, सिविल एविएशन है, कोल एंड मिनरल सेक्टर्स हैं, एनबीएफसी है जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, रियल एस्टेट है, डिफेंस है, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी, हेल्थ, एजुकेशन, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बोला कि
साइड में आप बॉक्स में देख सकते हो, इफ़ इम्पोर्ट्स आर रिड्यूस देन ट्रेड डेफिसिट विल आल्सो रिड्यूस। तो ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ में। सो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही। कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट।